हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज हमारा AGTA का आपका प्रैक्टिस नंबर है 3। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करा ली हैं, आप देखते रहे उन्हें। और यहाँ पर जो हम आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जैसे कि हमने पहली वीडियो में आपको बता दिया है। तो इस वीडियो से आप ज़रूर जुड़ें और चैनल से ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको इस चैनल पर जो आपको एग्रीकल्चर का कंटेंट सारा मिल जाएगा और कुछ UPG के कई मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर जो हम 100 नंबर का आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले अगर आपने अपने पास एक रफ़ कॉपी नहीं रखी तो रफ़ कॉपी रख लें, जिससे कि आप जितने आपके सही हैं वो क्वेश्चन आप अपने सही लगाते रहें और जितने गलत होते हैं वो गलत लगाते रहें, जिससे कि आपका जो स्कोर है वो पता चल सके कि कितना चल रहा है। तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा। तो फिर देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे कि आपके दोस्त को भी हेल्प मिल सके। तो अब भाग करते हैं हम एक की बात। भाग फर्स्ट में जो आपका एग्रीकल्चर पूछा जाएगा 65 नंबर का। तो अब पहले हम 65 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जिसे KVK की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सबसे पहले जो KVK की स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो जल्दी आंसर बताना है आपको। तो कहाँ हुई थी? तो पांडुचेरी में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर C आंसर सही है पहले का। दूसरे की बात करें, चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? तो चूहे मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? तो इन ऑप्शन में से बताना है आपको जल्दी कौन सी दवाई है। तो जिंक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन C आंसर हो जाएगा दूसरे का सही। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 आपका विचरण खेती या हम शिफ्टिंग कल्टीवेटर का पर्यायवाची है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, मतलब उसका पर्यायवाची क्या है? तो इसका आंसर जल्दी बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झूमिंग खेती को जो कहते हैं आपकी विचरण खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेटर कहते हैं। तो ऑप्शन A आंसर सही हो जाएगा तीसरे का। चौथे की बात करें, विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो आपका जो विनाशकारी जीव और कीट अधिनियम है वो किस वर्ष जो है आपका ये पास किया गया था? तो इसका आंसर जल्दी बताना है आपको क्या हो जाएगा चौथे का आंसर। तो आपका हो जाएगा इसका A आंसर सही है। 1914 में जो आपका ये विनाशकारी जीव और कीट अधिनियम जो है इसे पास या पारित किया गया था। तो ऑप्शन A हो जाएगा चौथे आंसर का सही। आगे बात करें प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है आपका भूसरण ज़्यादातर मतलब इससे जो है प्रभावित होती हैं। तो किस प्रकार की मृदाएं जो हैं सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित होती हैं? तो कौन से भूसरण के द्वारा होती हैं? तो इसका आंसर जल्दी बताना आपको, इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो वर्षा की तीव्रता के कारण जो है भूसरण ज़्यादा होता है, क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो उससे जो है जो बूंदें होती हैं उनके द्वारा जो है ये भूसरण होता है। तो ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा 5वें का सही। छठे की बात करें, कृषि संरक्षण प्रधानता पर अवलंबित है। तो किस पर हो जाती है कृषि संरक्षण प्रधानता? तो किस पर हो जाती है ये? तो इसका आंसर जल्दी बताना है आपको। तो किस पर हो जाएगी? तो न्यूनतम यांत्रिक मृदा बाधा पर भी होती है और अवशेषों से ढकी मृदाओं से भी होती है, जिसे मल्चिंग बोलते हैं। और फसल वैधता जो होती है इससे भी आपकी कृषि संरक्षण मतलब एक तरीके से यहाँ पर पूछा गया मतलब किस मतलब जो आपकी बर्ष मतलब पानी होता है उसको संरक्षित किस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब मृदा में नमी को किस प्रकार रोक सकते हैं। तो ये सारे उपाय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका D आंसर सही हो जाएगा छठे क्वेश्चन का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 8 क्वेश्चन की। 8 आपकी डिक्स हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? जो आपकी डिक्स हैरो होती है उसकी जो भेदन गहराई होती है वो किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर जल्दी बताना है आपको कमेंट में। तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है आपकी डिक्स हैरो की भेदन गहराई? तो किसके द्वारा बढ़ाई जाएगी? तो आपकी बढ़ाई जाएगी गेग कोण के द्वारा। ऑप्शन नंबर A आंसर सही हो जाएगा। और हम बात करें प्रश्न नंबर आपके छठे क्वेश्चन की। तो छठे क्वेश्चन का तो आपका D आंसर सही है। और यहाँ पर जो हमारा 7वां क्वेश्चन छूट गया, तो 7वें छूट गया, चलो उसे छोड़ो। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर आपका
9 क्वेश्चन की। तो आपका 8वें क्वेश्चन का क्या आंसर था? तो गेग कोंड हो जाता है। अब 9वीं की बात करें तो नमा है आपका एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है। तो वो कौन सा बीज होता है? मतलब एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति किसी शुरुआती बीज से सीमित मात्रा में की जाती है और पौध प्रजनक द्वारा पैदा, मतलब जो प्रजनक बीज से जो पैदा किया जाता है उसे वो कौन सा बीज है? तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा केंद्रक बीज। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा नमे का आंसर। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो आपका आधारीय बीज है इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है आधारीय बीज जो है, सॉरी इसमें इसका रंग तो नहीं होता है, फाउंडेशन बीज है। और इसके आधारीय बीज की थैलियों का सफ़ेद जो रंग होता है आपका सफ़ेद रंग होता है। कैसा? सफ़ेद रंग होता है आपका आधार बीज का कलर। और आपका जो रजिस्टर्ड बीज हो जाता है या पंजीकृत बीज, तो उसका जो रंग होता है वह बैंगनी या नारंगी होता है। तो अब बात करें प्रश्न नंबर 10 की। बीज की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं। तो बीज की जीवन क्षमता का परीक्षण किसके द्वारा करते हैं? तो आपका किसके द्वारा करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिछले भी हमने प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन कराया था, तो ये यहाँ पर रिवाइज हो गया है। तो 2,3,5 टाइफिनेल और टेट्राजोलियम क्लोराइड के द्वारा जो आपका परीक्षण किया जाता है बीज की जीवन क्षमता का। ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का आंसर सही। बात करें 11 क्वेश्चन की। तो 11 क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना हुई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर जल्दी बताना आपको। तो कब की गई थी आपकी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1924 में। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना की गई थी, जिसे जो है बोला जाता अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर? स्विट्ज़रलैंड में। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। और यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट और बता देते हैं। एक पूछा जाता है आपसे IBPGR, ये हमने पिछली वीडियो में भी कराया था। तो इसकी फुल फॉर्म बता देते हैं पहले। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसर्च। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। कब? 1974 पर। कहाँ पर? इटली, रोम इटली में। और दूसरी ओर बताएं हम आपको, एक हो जाती है आपकी IRRI, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? फिलीपींस में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कुछ। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपके 12 की। 12 है टेस्ट भार कितने बीजों का भार ज्ञात किया जाता है? तो कितने बीजों पर जो है टेस्ट भार की मात्रा देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप बताएं जल्दी, क्या हो जाएगा कमेंट में। तो इसका आंसर आप 1000 बीजों पर जो है हम उसका भार ज्ञात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12वें का सही। 13 की बात करें, बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया है। तो बीज पृष्ठ से जो रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया क्या होती है? तो ये होती है आपकी बीज संक्रमण शोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। और हम आपको टेस्ट भार में बता दें, आपका जो गेहूं होता है, गेहूं का टेस्ट भार कितना होता है आपका? 40 ग्राम होता है। किसका? गेहूं का। और हम धान की बात करें यहाँ पर, तो धान का क्या हो जाएगा? धान का हो जाएगा 25 ग्राम। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पर एक और बता दें हम आपको, जो गेहूँ का मामा होता है फेलेरिस माइनस, उसका होता है 2 ग्राम। तो 2 ग्राम उसका टेस्ट भार होता है। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आराम से कर सकते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 है कि खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज प्रयोग किया जाता है? तो आपका बीज से 2 क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस सेट में पूछ लिए गए हैं अब तक। तो इसमें बताना है कि जो किसान जो है खेतों में बीज प्रयोग करते हैं वो कौन सा बीज होता है। तो वो कौन सा बीज होता है आपका? जल्दी आंसर बताएं इसका कमेंट में। तो क्या हो जाएगा? जल्दी आंसर दें। तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा प्रमाणित बीज होता है जो किसान इसे खेत में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 15, अंतः कृषि किया जाता है। तो अंतः कृषि जो है कहाँ पर किया जाता है?
तो आपका कहाँ पर किया था, तो ये मिट्टी की हवाओं का संरचना करने हेतु और घास उखाड़ने हेतु, नमी का संरक्षण करने हेतु, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अंतः कृषि जो की जाती है इनके उद्देश्य से की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर 15 का सही हो जाएगा। बात करें 16 क्वेश्चन की। 16 है आपका बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसल है। तो बचाव आपकी जो आपकी मेन फसल होती है, अगर उसे बचाना है तो उसके बचाव के लिए हम कौन सी फसल प्रयोग में करेंगे, तो इसका आंसर जल्दी बताएं आप। तो किसका प्रयोग करेंगे हम, तो आपका कुसुम का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम, प्रश्न नंबर आपका 17 गेहूं अनुसंधान निर्देशालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको सबको इसका आंसर पता होगा कि ये कहाँ पर स्थित है। तो यह कहाँ पर हो जाएगा आपका करनाल में जो है आपका गेहूं अनुसंधान निर्देशालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। और हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि आपका जौ और गेहूं का तो आपको हो जाता है करनाल में। और बात करें शुगर केन ब्रीडर इंस्टीट्यूट, तो जो आपका गन्ना प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है। और भारत सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका, तो वाराणसी के अंदर है। और भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है, तो कानपुर के अंदर है। ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आगे बात करें हम 18 क्वेश्चन। 18 आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कितना तापमान उन्हें जो है रखा जाएगा। तो आलू को लंबे समय तक हमें सुरक्षित रखना है तो उसके लिए तापमान कितना हमें देना होगा, तो उसके लिए तापमान जो देना होगा तो 5 से 10 सेंटीग्रेड तापमान उसे देना होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 18 का आंसर। बात करें 19 आंसर की। 19 आपका डिब्बाबंदी के लिए टमाटर को खालिस्तान पर काटा जाता है। तो टमाटर को जो है किस अवस्था में काटा जाता है, अगर टमाटर की हम डिब्बाबंदी करते हैं तो उसके लिए कब काटा जाएगा, तो आपका लाल पक्की दशा में जो है काटा जाता है जब उसकी हम डिब्बाबंदी करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 19 आंसर सही। बात करें 20 क्वेश्चन की। तो 20 क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनाज को भंडारित करने के लिए किन हाइपोजेनिक मापन का ध्यान रखा जाता है। तो अगर हम जब अनाज का भंडारित करेंगे तो किस हाइपोजेनिक मापक जो है ध्यान में रखना होगा, तो इसके लिए रखना होगा आपका भंडारित गृह की अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही हो जाता है पहला। सभी दरारें, छेदों और बिलों को मिट्टी अथवा सीमेंट से अच्छी तरह बंद कर दें। बिल्कुल सही, जिससे कि बाहर से कुछ मतलब घुनिया वगैरह ना आ सकें। तीसरा आपका इस जगह को BHC 50% WP को जो है 1:25 में अनुपात में मिलाकर जो है 100 किलो वर्ग क्षेत्रफल में जो है छिड़काव करें, उपरांत भंडारण करने चाहिए। तो इसलिए ये भी सही हो जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 का क्वेश्चन सही है आपका। 21 की बात करें। 21 क्वेश्चन आपका कि सरसों की खली का अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण क्या हो जाता है। तो जो सरसों की खली होती है उसमें जो कौन सा पदार्थ है जिसमें अस्वादिष्ट जो आपका खाने में हो जाती है ये खली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेरिजीन जो होता है ये आपके सरसों की खली में जो है अस्वादिष्ट का कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट आपको क्रॉप्स बता देते हैं। जैसे आपका मूली होता है, मूली में जो है आपका अस्वादिष्ट होने का कारण कौन सा, आइसोथायोसाइनेट हो जाता है। तो क्या हो जाता है मूंगफली में आइसोथायोसाइनेट। और मिर्च में आपका कैप्रासिन हो जाता है। प्याज में आपका एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड हो जाता है। लहसुन में आपका एलिसिन हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। यहाँ पर मूली भी हमने बता दिया आइसोथायोसाइनेट, मिर्च आपका कैप्रासिन हो जाता है, प्याज आपका एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड हो जाता है, लहसुन आपका एलिसिन हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो 21 का आंसर आपका ए आंसर सही हो जाता है। बात करें 22 की। सूरजमुखी की संकुल प्रजाति है। तो सूरजमुखी की संकुल प्रजाति कौन सी है, तो आपकी कौन सी हो जाती है, जल्दी बताएं आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो आपकी सूरजमुखी की संकुल प्रजाति हो जाती है तो सूर्य जो हो जाती है ये हो जाती है आपकी संकुल प्रजाति। और यहाँ पर हम कुछ और बात करें तो संकुल किस्में जो आपकी जैसे मॉडर्न हो जाती है, पेरोडेविका हो जाती है, पेरोडेविका सूर्य हो जाती है। और हम यहाँ पर कुछ संकर किस्मों की बात करें तो संकर किस्म कौन कौन से हो जाते हैं सूरजमुखी की, जैसे ज्वालामुखी हो जाती है और दिव्यामुखी हो जाती है, BSH7 हो जाती है, लक्ष्मी हो जाती है। तो ये आपकी सूरजमुखी की जो है इंपॉर्टेंट वैरायटी हो जाती हैं।
आगे बात करें प्रश्न नंबर 23 की। तो 23 आपका निम्न में से कौन सी जो है आपकी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जाती है। तो मिश्रित फसल के रूप में कौन सी फसल बोई जाती है आपकी, तो हो जाएगा 23 का आंसर आपका सी आंसर। तो ये गेहूं के साथ जो है 1:9 में जो है ये बोई जाती है, नहीं 9:1 में बोई जाती है, क्योंकि 9 लाइन आपकी गेहूं की और 1 लाइन आपकी सरसों की बोई जाती है। आगे बात करें 24 की। फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक है। तो फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक कौन हो जाता है आपका, तो मृदा भी है और जलवायु भी और सिंचाई का प्रबंध भी। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 24 का आंसर। बात करें 25 क्वेश्चन की। 25 आपका फूल गोभी का पुष्प क्रम क्या कहलाता है। तो फूल गोभी का पुष्प क्रम जो है क्या कहलाता है आपका, तो कार्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 25 का। बात करें 26 की। गुदेदार पौधे में सरंध्र खुलते हैं, तो वो किस, जो आपका गुदेदार पौधा होता है उसके जो सरंध्र खुलते हैं वो किस समय खुलते हैं। तो इसका आंसर जल्दी बताएं आप, इजी क्वेश्चन है तो जल्दी बताएं। तो वो उसके खुलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि रात्रि के समय जो गुद्देदार पौधे होते हैं उनका रंध्र खुल जाते हैं। 27 का बात करें। 27 है शीतरी पौधे का सही क्रम। आपके जो शीतरी प्लांट होते हैं उनका सही क्रम लगाना है कि किस प्रकार से होगा। तो इसका आंसर जो है आपको बताना है जल्दी। तो शीतरी आपका मूंगफली हो जाती है, आलू हो जाती है, गेहूं हो जाती है और सोयाबीन होती है। तो ये आपके शीतरी प्लांट होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें 28 क्वेश्चन की। 28 क्वेश्चन आपका कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे आती है। जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें जो ऑक्सीजन आती है वो किससे आती है। तो ऑक्सीजन किससे आती है आपकी, किससे आती है, तो H2 मतलब जल से जो आपकी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन आती है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। 29 की बात करें। गेहूं का कंडवा रोग कैसे फैलता है। तो गेहूं का कंडवा रोग जो किससे फैलता है, मिट्टी में उपस्थित सोराइजा से, हवा में आने वाले सोराइजे से, या आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा, या बीज के बाह्य भागों में उपस्थित संक्रमण द्वारा। तो किसके द्वारा फैलता है, तो इसका आंसर आप जल्दी बताएंगे कमेंट में, तो किसके द्वारा होता है। तो ये आंतरिक बीज संक्रमण के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। और गेहूं में और अन्य जो लगने वाले रोग हैं वही बता देते हैं हम आपको। जैसे गेहूं का रोली या गेगई रोग होता है, एक करनाल बंट लगता है, एक टुंडू रोग लगता है। तो ये गेहूं के प्रमुख रोग हैं। आगे बात करें प्रश्न नंबर 31 की। प्रश्न नंबर 31 है कि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। तो पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण क्या है, तो आपका हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो काई के प्रवर्धनक हो जाता है, सही हो जाता है, और मुकुलन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ए और सी आंसर सही हैं 31 के। बात करें 32 क्वेश्चन की। 32 क्वेश्चन आपका निम्न चरणों में से विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको क्रम में लगाने हैं, किस प्रकार से पादप प्रजनन जो है इन चरणों में सही से लगाने क्रम में। तो आपका पहले पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर लगाना है जल्दी। तो जल्दी बताएं आंसर क्या होगा। तो आपने लगा लिया होगा। तो इसका जो है आपका पहले नंबर पर जनकों का मूल्यांकन हो जाता है, दूसरे पे विपुंसकरण हो जाता है, तीसरे पे परागण होता है, और चौथे पे थैली चढ़ाना और टेक लाना। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है इसका। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 33 क्वेश्चन की। 33 क्वेश्चन है कि म्योसिस पाया जाता है। तो म्योसिस किस में पाया जाता है, नई कोशिकाओं में, वास्तविक कोशिकाओं में, या जनन कोशिकाओं में। तो म्योसिस किस में पाया जाता है आपका, तो जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है 33 का। आगे बात करें 34 की। तो इसमें है एसेपिसिस क्या है। तो एसे जो पिस है वो क्या है, तो यहाँ पर बताना है जल्दी क्या हो जाएगा। तो क्या है, तो इसे जो है फलों एवं सब्जियों की सफाई एवं आकारनुमा श्रेणीबद्ध करना, मतलब फल और सब्जियों को आकारनुमा सफाई देना, उन्हें जो है आपका एसेपिसिस को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 34 का। 35 की बात करें। 35 आपका अगुणित किस प्रकार के युग्मक पैदा करता है। जो आपका अगुणित होता है वो किस प्रकार के युग्मक पैदा करता है, तो वो किस प्रकार के करता है, तो n प्रकार के जो है वो युग्मक पैदा करता है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 36 का। 36 है जो रेडियो ध्वनि प्रदूषण में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो रेडियो ध्वनि प्रदूषण में कौन सा पदार्थ पाया जाता है आपका, तो वो कौन सा पाया जाता है, तो इसमें जो है थेरियम भी पाया जाता है, प्लूटोनियम भी पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 36 क्वेश्चन का। आगे बात करें हम 37 क्वेश्चन की। 37 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। तो वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है ये, वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य यहाँ पर बताना है कि नहीं है। तो बेहतर पानी की गुणवत्ता ये वाटरशेड का प्रबंधन है। जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन ये भी हो जाता है। कृषि में विकास ये भी हो जाता है वाटरशेड का। लेकिन बंजर भूमि में वृद्धि नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 37 का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 38 क्वेश्चन की। तो 38 क्वेश्चन आपका कि मिनी वाटर शेड के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र, जो आपका मिनी वाटर शेड होता है उसके अंतर्गत आने वाला जो है क्षेत्र मतलब कितना आएगा उसके अंदर। तो उसके अंदर आएगा आपका 1 से 100 हेक्टेयर तक का जो है आपका मिनी वाटर शेड हो जाएगा। यहाँ पर मिनी से आपका मतलब वाटर शेड से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैंने कई क्वेश्चनों में देखा, मतलब कई बुकों में देखा है कि एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ इनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका हो जाता है 100 से 1000 जो आपका हेक्टेयर है उसे क्या बोला जाता है। तो इसे माइक्रो वाटर शेड बोला जाता है। आपका इसे मिनी बोला जाएगा, इसे माइक्रो वाटर शेड बोला जाएगा। और आपका जो है 1000 से लेकर 10,000 तक के को क्या बोला जाता है। तो मिली वाटर शेड बोला जाता है। और जो आपका 50,000 से अगर हेक्टेयर से अधिक है तो उसे बोला जाएगा मैक्रो वाटर शेड बोला जाएगा। जो 50,000 से अधिक है उसे बोला जाएगा आपको मैक्रो वाटर शेड। और सब वाटर शेड किसे बोलते हैं। तो 10,000 से लेकर 50,000 तक के जो आपका वाटर शेड है उसे बोला जाता है आपका सब वाटर शेड। तो यहाँ पर वाटर शेड से आपका क्वेश्चन ये कंफर्म हो जाता है। आगे बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 39 की। 39 आपका सिंचाई जल का प्रवाह 1 क्यूबेक है जो एक दिन में कितना जल बहता है, मतलब बहेगा। मतलब अगर आपका सिंचाई जल का प्रवाह 1 क्यूबेक है, क्यूबेक एक इकाई होती है, और जो कि एक दिन में जो है कितना जल बह सकता है। तो कितने हेक्टेयर मीटर जो है उसका जल बहेगा। तो इसका जो हो जाएगा आपका 8.64 हेक्टेयर मीटर जो है आपका जल बहता है। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा 39 का। 40 की बात करें तो 40 आपका कि बौछावरी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है। तो बौछावरी सिंचाई उपयुक्त होती है मतलब कहाँ पर होती है, जहाँ पर मृदा धारण करती है। तो कहाँ पर करती है, तो आपकी हो जाएगी ऊंची नीची भूमि में जो है आपकी बौछावरी सिंचाई वहाँ पर प्रयोग की जाती है, जिससे मृदा जो है धारण करती जाती है वहाँ से। ऑप्शन नंबर सी आंसर 40 का सही हो जाएगा। 41 की बात करें, पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप है। तो पौधे के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण जो पानी का रूप हो जाता है वो कौन सा हो जाता है। तो आपका केसी के जल के द्वारा जो है पानी पौधों के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 41 का आंसर सही। बात करें प्रश्न नंबर आपका 42 क्वेश्चन, भारत में भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े जो हैं कौन रखता है। तो भारत में जो भूमि उपयोगी संबंधित आंकड़े हैं उन्हें कौन रखता है। तो किसके द्वारा रखे जाते हैं, वो रखे जाते हैं आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा आपका 42 का। 43 की बात करें, नत्रजन के जैविक स्थिरीकरण में कौन सा तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो नत्रजन के रूप में जो जैविक स्थिरीकरण होता है उसमें अत्यंत जो आपका तत्व है वो कौन सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो होता है आपका मॉलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 43 क्वेश्चन का। बात करें 44 क्वेश्चन की। 44 क्वेश्चन आपका एजोफिकेशन क्या है। तो एजोफिकेशन बताना है। तो एजोफिकेशन क्या हो जाता है। तो एजोफिकेशन जो है आपका ये आपका राइबोसोम बैक्टीरिया होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया। तो यह राइबोसोम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में जाना जाता है। किसके, राइबोसोम बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है जो एजोफिकेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 44 का। बात करें 45 क्वेश्चन, 45 की मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एजेटोबैक्टर करता है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो एजेटोबैक्टर करता है। तो वो किस में करता है। तो ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं, जल्दी आंसर बताना है 45 का। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो असहजीवी प्रकंप द्वारा ये करते हैं। ऑप्शन बी आंसर 45 का सही हो जाएगा। बात करें 46 की, किस उर्वरक को सोना
के रूप में जाना जाता है, मतलब सोने के रूप में किस उर्वरक को जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसका आंसर जल्दी बताएं क्या हो जाता है। तो किस उर्वरक को सोने के रूप में जाना जाता है, तो आपको किसका जाना जाता है, तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को सोने के रूप में जाना जाता है। तो किसको, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को सोने के रूप में जाना जाता है। और आगे बात करें हम, और इसे जो है किसान खाद के रूप में भी जाना जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है और इसे सोने के नाम से भी। तो यहाँ पर आपका 46 क्वेश्चन का डी था। आगे बात करें 47 क्वेश्चन। 47 है कि मृदा में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब इसमें जो है क्या होते हैं, जो मृदा में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, ओ हैरी जोन में जो है आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे कि मृदा में आपकी मृदा प्रोफाइल होती है, उसमें आपकी पहले ओ पाई जाती है, फिर आपकी ए, फिर बी और फिर सी, और इसी तरह से B1 B2 B3, जो ए के बाद जो है B1 B2 ये पाई जाती हैं ओरिजिन। तो ओ में जो आपका उच्च कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 47 का। आगे बात करें हम आपका 48 क्वेश्चन की। तो 48 क्वेश्चन आपका कि म्यूरेट ऑफ पोटास में K2O की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें जो है आपको कितनी, जो म्यूरेट ऑफ पोटास है उसमें जो है आपकी कितने प्रतिशत मात्रा होती है पोटेशियम क्लोराइड के। इसे जो है पोटेशियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है कितने प्रतिशत होती है, तो जल्दी बताएं आंसर कितना हो जाएगा। तो 60% इसमें फास्फोरस मात्रा होती है। तो और ये जो है पोटेशियम उर्वरक होता है। तो आगे बात करें हम, इसमें जो है ये किस फसलों के लिए प्रयोग है, तो गन्ना, आलू, टमाटर में जो है इसका प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। आगे बात करें 49 की, निक्षालन के द्वारा नाइट्रोजन को हानि सबसे अधिक किस रूप में होती है। जो आपकी निक्षालन है उसमें नाइट्रोजन की जो सबसे अधिक हानि होती है वो किस रूप में होती है, तो किस रूप में होती है, तो वो होती है आपकी नाइट्रेट के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 49 का। 50 की बात करें तो पुरानी एल्युमिनियम मृदाएं क्या कहलाती हैं। जो आपकी पुरानी एल्युमिनियम मृदाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं आपकी बांगर कहलाती हैं, पुरानी एल्युमिनियम। तो उन्हें बांगर कहते हैं। और नई को क्या बोला जाता है, नई एल्युमिनियम को आपको जलोढ़ बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 50 का। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 51 की। 51 आपका प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो यहाँ से आपका हो जाता है प्रसार में, प्रसार का क्वेश्चन है ये आपका एक्सटेंशन का। तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है, तो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या हो जाता है आपका, तो इसमें होता है करके सीखना, पहले करना पड़ेगा फिर उसमें सीखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 51 का। बात करें 52 की क्वेश्चन की, तो 52 है 2 अक्टूबर 1952 को प्रवृत्ति हुआ था, मतलब किसका जो है उद्घाटन हुआ था, या हम कह सकते हैं स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। तो किसकी हुई थी आपकी, तो ये हो जाएगी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो है इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करें कुछ इनकी और बात कर लें, जैसे कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज है क्वेश्चन में, तो हाँ, तो इसकी भी जब हुई थी कब, 2 अक्टूबर 1952 को। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा तो इसकी भी 2 अक्टूबर 1953 को हुई थी। और आगे बात करें एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, ये 2 अक्टूबर 1978 को। और प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली की बात करें हम, तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो कब हुई थी, 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें एकीकृत जो समन्वित ग्राम परियोजना है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1978 को हुई थी। और आगे बात करें हम इसकी, तो 1952 में हुई थी। तो यहाँ पर ये हो जाते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 53 क्वेश्चन। 53 दूरदर्शी निम्न में से किस प्रकार का मतलब किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है। तो दूरदर्शन किसका हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका, कौन हो जाता है, श्रव्य और दर्शन, मतलब सुना और इसे देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी आंसर सही हो जाएगा, दूरदर्शी ये प्रसार शिक्षण सामग्री होती है। आगे बात करें 54 क्वेश्चन की, और 54 क्वेश्चन है और इसका हम उदाहरण बता दें। जैसे कि आपका हो जाता जो आँख और कान से इंद्रियों से मतलब देखे या सुने जा सकते हैं। जैसे कि आपका हो जाता है रेडियो हो जाता है, और पेरिकार्ड सुधा टेलीफोन हो जाता है। और दृश्य सामग्री कौन कौन से होते हैं, तो इनके उदाहरण बता देते हैं। जैसे मूल फिल्म
ग्राफ चित्र हो जाते हैं। और श्रव्य दृश्य कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे वीडियो, दूरदर्शन, फिल्म हो जाते हैं। तो श्रव्य दृश्य ये हो जाते हैं आपके। तो आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 54 की। 54 है कि अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका प्रसार मूल्यांकन को सही अवधारणा प्रदर्शित करता है। तो कौन सा करता है, तो पहले तो प्रसार मूल्यांकन करेगा, प्रसार कार्यक्रम के साथ प्रारंभ से पूर्व प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा 54 का। बात करें प्रश्न नंबर 55 की। 55 है आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में कब आया था। जो आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक है ये कब आया था आपका, तो ये आया था आपका 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही है। और इसे जो है नाबार्ड जो है इसकी स्थापना की थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है 55 का। बात करें आगे प्रश्न नंबर 56 की। 56 क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य कितना प्रतिशत था। जो आपका उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें कृषि क्षेत्र की विकास के लिए उसकी जो प्रतिशत दर थी उसका लक्ष्य क्या रखा गया था, तो इसका रखा गया था आपका 5.1%। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। बात करें 57 की। उच्च किस्म उपज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो उच्च किस्म जो आपका उपज कार्यक्रम है वो कब शुरू किया गया था, जो जल्दी आंसर बताएं इसका। 57 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1966 में जो है उच्च किस्म उपज का कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बात करें प्रश्न नंबर आपका 58 की। 58 क्वेश्चन में जो आपको दिए हुए हैं यहाँ पर कथन, तो कथन बताने हैं आपको किस प्रकार से आपके सही हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर आपका 58, तो 58 में जो है आपको, तो पहले बात करते हैं हम कथन ए में। तो जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की पूर्ति लोचित होती है। तो बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो जाता है, लोचित नहीं होती है। आगे बात करें आर में। तो किसी एक अथवा अन्य कारणों से जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं अधिक समय तक भंडारित नहीं रह सकती। तो बिल्कुल सही हो जाता है। तो आपका ए गलत हो जाता है और आर आपका सही हो जाता है। तो ये देख लेंगे कौन से ऑप्शन में आपका। तो ए गलत हो जाता है आपका और आर आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें एक ही नज़र आ रहा है। तो आर आपका सत्य हो जाता है लेकिन ए गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको ऑप्शन इसका सही था। आगे बात करें हम 59 क्वेश्चन है विपणन कार्य जो बाजार के विस्तार में मदद करता है वह है। तो विपणन कार्य जो बाजार के विस्तार में मदद करता है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका क्रय एवं विक्रय। तो क्रय और विक्रय द्वारा ही बाजार विपणन कार्य किए जा सकते हैं। एक उसमें मतलब खरीदने वाला होगा, एक बेचने वाला होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 59 का आंसर सही। बात करते हैं हम 60 क्वेश्चन की। 60 क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पर जो आपको बोसर के अनुसार कृषि को प्रारंभिक विकास के चरण बताने हैं। तो किस प्रकार से आपके इसके चरण होंगे, तो इसमें जो है आपके वनों के कारण पड़ती भूमि का चरण, तो पहला सही हो जाता है। दूसरा झाड़ियों के कारण पड़ती भूमियों का चरण बिल्कुल सही हो जाता। थोड़े समय के लिए पड़ती भूमि वाला चरण बिल्कुल सही हो जाता। वार्षिक फसल वाला चरण बिल्कुल सही हो जाता। एक से अधिक फसलों वाला चरण बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसका सारे ही ऑप्शन सही हो जाते हैं और सही क्रम में लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है 60 का। आगे बात करें, यहाँ आपके पशुपालन के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। बात करें 61 की। जमुनापारी का मूल निवास क्या है। जो आपकी जमुनापारी बकरी है उसका जो है मूल स्थान क्या हो जाता है, तो इसका स्थान हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश स्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है 61 का। और ये जो है दूध के उद्देश्य से पाली जाती है और ये द्विकाजी नस्ल है। कौन सी, जमुनापारी। आगे बात करें 62। गाय के भ्रूण का निष्कासन कहलाता है। तो गाय के भ्रूण का निष्कासन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे स्टार लगा लेंगे। तो गाय के भ्रूण का निष्कासन क्या कहलाता है, तो जल्दी बताएं आंसर इसका। तो आपका काल्विंग जो होता है गाय के भ्रूण का निष्कासन होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाता है। और यहाँ पर हम बात करें किसकी, फेरोविंग की। तो फेरोविंग या आपकी फेरोइंग बोल सकते हैं हम, तो ये सूअर के अंदर होती है। किसके,
सूअर के अंदर होती है। और बात करें किडिंग किसके अंदर होती है, तो किडिंग आपकी बकरी के अंदर होती है, किडिंग बकरी के अंदर होती है। और हम आपको अलग से बता देते हैं, जैसे कि भैंस होती है, भैंस के अंदर भी आपकी काल्विंग होती है। और बात करें हम भेड़ में, तो भेड़ में आपकी लेविंग होती है। तो भेड़ में क्या होता है, भेड़ में आपका लेविंग होता है, लेविंग होता है भेड़ के अंदर। मुर्गी के अंदर क्या होता है, तो मुर्गी के अंदर भ्रूण का जो निष्कासन होता है किसके द्वारा, तो हेचिंग के द्वारा। जो हेचिंग है, हेचिंग के द्वारा आपकी मुर्गी का होता है, किसका, मुर्गी का होता है हेचिंग के द्वारा। तो यहाँ पर अगर आपसे निष्कासन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आप अच्छी तरीके से कर देंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 की। प्रश्न नंबर 63 आपका कि गाय के दूध में कैसीन की मात्रा होती है। तो गाय के दूध में कैसीन की कितनी मात्रा होती है, तो ये होती है आपकी 3%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही। 64 की बात करें, निम्न में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है। तो जल्दी आंसर बताएं, इसका क्या आंसर सही हो जाएगा, कमेंट में जल्दी बताएं। तो किस देश को जो है पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है, तो किसको समझा जाता है, तो आपका आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मुर्गी पाली जाती हैं, इसीलिए उसे पोल्ट्री कैपिटल बोला जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बात करें प्रश्न नंबर आपके 65 की। 65 आपका जो स्ट्रिप कप जांच की जाती है, तो जो आपका स्ट्रिप कप होता है इसके द्वारा किसकी जांच की जाती है, तो इसके द्वारा जो है आपकी किसकी, थैलेला रोग की जांच की जाती है, किसके द्वारा, स्ट्रिप कप के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके 65 क्वेश्चन जो है आपके एग्रीकल्चर के हुए, तो आपके एग्रीकल्चर में कितने क्वेश्चन सही गए कमेंट में जल्दी बताएं। और फिर बात करते हैं हम आपके कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि आपके 15 नंबर कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन जो आपके आएंगे 15 नंबर के, तो कंप्यूटर के हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें। और जो वीडियो पर जो बच्चे नए देख रहे हैं वो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर करते हैं प्रश्न नंबर 66 आपकी कि 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, तो वो कौन सा बिट है, तो वो कितना हो जाता है आपका, तो 8 बिट के द्वारा इसे प्रोसेस किया जा सकता है डाटा के अंदर। ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 66 का। बात करें 67 क्वेश्चन की। 67 है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार जो पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो यहाँ पर बताना है कि पर्सनल कंप्यूटर कौन सा नहीं है। तो 67 क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताएं कौन सा हो जाता है, तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा। तो पर्सनल कंप्यूटर कौन सा नहीं है, तो आपका डेस्कटॉप जो होता है कंप्यूटर, ये पर्सनल कंप्यूटर होता है। और पाम टॉप भी आपका कंप्यूटर पर्सनल होता है। लैपटॉप तो आपको सबको पता ही होगा पर्सनल होता है, लेकिन मेन फ्रेम जो बड़े बड़े आकार के होते हैं ये आपके पर्सनल कंप्यूटर नहीं होते, यहाँ पर सब कार्य कर सकते हैं। तो आगे बात करूँ प्रश्न नंबर 18 की, तो निम्न में से निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है, तो मोबाइल सिस्टम में इनमें से जो है किसका सबसे अधिक महत्व है। तो 68 का आंसर जल्दी बताना है आपको, क्या हो जाएगा, तो डेटा को सुरक्षित रखना सबसे अधिक महत्व हो जाता है आपके मोबाइल सिस्टम के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 68 का। 69 की बात करें, 69 है, प्रोलॉग स्रोत फाइल्स का जो एक्सटेंशन क्या है, किसका, प्रोलॉग का बताना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो प्रोलॉग का क्या हो जाएगा, तो आप थोड़ा दिमाग से भी खेलेंगे तो आंसर इसका कर सकते हैं। तो प्रोलॉग में डॉस पी एंड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 69 का। 70 की बात करें, 70 आपका USB 2.0 तकनीक का राट थ्रूपुट क्या है। तो आपका जो USB है 2.0, तो इसकी जो तकनीकी का राट थ्रूपुट क्या कहलाता है, तो कितने MPPS का होता है, तो ये होता है आपका 480 MPPS का होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा 70 का। बात करें 71 क्वेश्चन की। 71 है आपका कंप्यूटर सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वे और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप से जाना जाता है। जो आपकी कंप्यूटर की सेवाएं होती हैं जैसे डाटा स्टोरेज होता है, सर्वे होता है और इंटरनेट का डेटाबेस होता है, इसका वितरण करने के लिए किस रूप से इन्हें जाना जाता है।
तो इन्हें किस रूप से जाना जाता है? आपका क्लाउडिंग कंप्यूटिंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर 71 का सही है। आगे बात करें 72 क्वेश्चन की। 72 है कि ICT का तात्पर्य है, तो ICT का फुल फॉर्म बताना है। तो ICT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ICT का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका क्या? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, सही है इसका। आगे बात करें प्रश्न नंबर 73, और 73 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो FQDN का पूर्ण रूप क्या है? तो आपसे ज़्यादातर फुल फॉर्म ही पूछी जाती हैं, कुछ वैसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपसे कंप्यूटर में। तो आपका FQDN का जो आपका पूर्ण रूप है वो क्या हो जाता है? जल्दी आंसर बताएं इसका। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा आपका 73 का आंसर? जल्दी बताएं कमेंट में। तो इसका हो जाएगा फुली क्वालिटी डोमेन नेम। क्या हो जाएगा? फुली क्वालिटी डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर बी आंसर 73 का हो जाएगा, सही। आगे बात करें हम 74 क्वेश्चन की। 74 है कि संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की शिफ्ट टैब के साथ अगर हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ कहाँ बढ़ेंगे हम? तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आप दे देंगे। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है विकल्प के माध्यम से पीछे जो है जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 74 का, जो आपका शिफ्ट और टैब के साथ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 74 का। बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 75 की। 75 है आपका कि हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? जो हेडर और फुटर पर डालने के लिए किस मेनू का प्रयोग करेंगे आपका? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं। तो इंसर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, हेडर और फुटर में डालने के लिए मेनू पर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75 का। बात करें हम 76 क्वेश्चन की। 76 आपका कि मेल मर्ज घटक है। तो मेल मर्ज जो आपका घटक है वो किसका घटक हो जाता है? तो ये MS वर्ड में, वर्ड प्रेसर, या MS एक्सेल या MS एक्सेल में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 76 का आंसर आपका? तो MS वर्ड में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा 76 का। बात करें 77 क्वेश्चन की। 77 आपका कि जो आपका MS एक्सेल है 2019 में प्रोटोकेट वर्कशीट पर जो हम निम्नलिखित में किसका संचालन के लिए जो है अनुमति नहीं है? तो किसकी अनुमति नहीं है आपकी? तो इस पर नहीं है आपकी डिलीट द शॉर्टकट की। किसकी? डिलीट द शॉर्टकट की। ऑप्शन नंबर जो है वर्कशीट हो जाती है डिलीट व वर्कशीट। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है 77 का। बात करें 78 क्वेश्चन की। 78 आपका कि निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि ऑनलाइन प्रणाली जो भुगतान है वो कौन सी नहीं है। तो आपका कैश ऑन डिलीवरी ये आपकी भुगतान है, और कैश बिफोर डिलीवरी बिल्कुल है, और डिमांड डिफ़ॉल्टर ये भी आपकी ऑनलाइन भुगतान है, लेकिन NEFT ये नहीं होती। तो भुगतान प्रणाली जो है तो ये आपकी भुगतान प्रणाली है नेफ्ट, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, गलत हो जाता है। कैश बिफोर डिलीवरी नहीं है, और डिमांड डिफ़ॉल्टर नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा था, जिस कारण ये थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है 78 का। बात करें 79 क्वेश्चन। 79 की पाम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो पाम जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका उदाहरण कौन हो जाता है? तो जल्दी आंसर बताएं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी कमेंट में। तो सिंगल यूज़र या सिंगल टास्किंग इसका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बात करें प्रश्न नंबर आपका 80 क्वेश्चन की। तो 80 क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो घटक कर्नल बताना है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए जो यूजर इंटरफेस प्रदान करता है, तो वो कौन सा करता है आपका? तो वो करता है आपका सेल करता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात करें आपका 81 क्वेश्चन से। तो 81 क्वेश्चन से जो है आपका क्या यूपी जीके जो है आपका शुरू होता है। यूपी जो है आपका जीके यहाँ पर सही यहाँ पर शुरू होता है। 20 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के पूछे जाएंगे। हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके
कंप्यूटर के करा दिए। अब हम 81 क्वेश्चन से जो है आपके शुरू करते हैं। 81 क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? उर्दू। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। इन्हें थोड़ी हम रिपीट से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन इतने तगड़े नहीं हैं मतलब। तो बात करते हैं हम 82 क्वेश्चन। इसका आंसर आप जल्दी कमेंट में बताते रहें। तो 92 क्वेश्चन है, 1991 से 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता व्यक्ति की प्रतिशत जो वृद्धि हुई थी वो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी? तो कितनी हुई थी? तो इसमें हुई थी 13.2%। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा आपका। 82 क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 16.7% हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही है आपका 82 का। तो इसमें जो आपकी 16.7% वृद्धि हुई थी। और बात करें हम आपकी 2001 और 11 के दशक में उत्तर प्रदेश के साक्षर व्यक्ति दर प्रतिशत में जो 11.34% बढ़ी थी। और कब? 2001 से 11 के बीच में 11.34%। और बात करें 1991 से 2001 के बीच तो 16.7%। आगे बात करें 83 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश मतलब निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो किस में थी सबसे अधिक? तो आपकी थी प्रयागराज के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही था। कितनी थी? तो 59,54,391 थी। लखनऊ दूसरे नंबर पर था जिसमें कि 45,89,834 थी। और सबसे तो ये हो जाते हैं 83 क्वेश्चन सी आंसर। बात करें हम प्रश्न नंबर 84 की लखनऊ योजना विकास से संबंधित है। तो लखनऊ योजना किससे संबंधित है? तो आपका हो जाता है सड़कों से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। 50 की बात करें, उत्तर प्रदेश में उर्दू की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। तो उर्दू जो थी आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर राजभाषा घोषित कब की गई थी? तो कब की गई थी आपकी? तो ये 1989 में जो है घोषित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है। आगे बात करें हम 86 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो आपको सबको पता होगा। तो ये क्वेश्चन तो सबको पता ही होगा। खैर कितनी है? तो 5 हो जाती है। और 5 कौन सी है एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर पहला हो जाता है। दूसरा नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या हो जाता है। तीसरा होता है सेम हिविंग सवटाम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में। चौथा हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में। पाँचवा हो जाता है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में हो जाता है। तो ये 5 हो जाता है आपके जो उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 86 का। 87 की बात करें, 87 की निम्न में से जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किसकी कौन सी जनजाति है जिसकी जो संख्या है उत्तर प्रदेश में अधिक है? तो कौन सी हो जाती है? थारू की सबसे अधिक हो जाती है। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा 87 का। 88 की बात करें, राष्ट्र कवि मैत्री शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? तो इनका झांसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। बात करें 89 की, 89 उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रदान किए थे? जो आपका उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं वो किसकी याद में दिए जाते हैं? तो किसकी याद में दिए जाते हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और इनके लिए जो है 21 अगस्त 2006 को जो है लखनऊ में जो है प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को जो है स्मृति में दिए जाते हैं अकादमी मतलब जो संगीत रत्न पुरस्कार है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर आपका 90 की। 90 है आपका अवध राज्य जिसे ओध भी कहा जाता है पर 1722 में 22 से लेकर 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से किसकी उपाधि धारण की थी? तो किसकी उपाधि धारण की थी? तो अवध पर जो है किसने की थी? तो नवाबों की उपाधि जो है धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है 91 का। 90 का। 91 की बात करें, मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो जो मध्यकाल है उसमें उत्तर प्रदेश के जो है किस जनपद को शिक्षा का केंद्र जो है होने के कारण जो है सिराज ए हिंद के नाम से जो है जाना जाता है? तो कौन सा हो जाता है आपका? जौनपुर को। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। 92 की बात करते हैं तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। जो उत्तर मध्य रेलवे है आपका उसका मुख्यालय
कहाँ पर अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है इसका, तो हो जाता है इलाहाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 92 का। बात करते हैं 93 क्वेश्चन की। 93 क्वेश्चन आपका सुमेलित फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ अणु जो शक्ति केंद्र हो जाते हैं। तो गुजरात जो है आपका कहाँ पर है स्थित, तो गुजरात की बात करें, गुजरात हो जाता है आपका कहाँ पर, कांका पार में हो जाता है। और कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक कहाँ पर है, केंगा में हो जाता है। राजस्थान कहाँ पर हो जाता है, तो राजस्थान आपका रावत भाटा में हो जाता है। उत्तर प्रदेश नरोरा में हो जाता है। तो देख लेंगे पहले का दूसरा, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है पहले का दूसरा, तो एक में ही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बात करते हैं 94 क्वेश्चन। 94 है महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है आपकी, तो ये हो जाती है मेरठ और गाजियाबाद में अवस्थित है। कौन सी, कपास मिल लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 95 का आंसर सही। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 96 की। 96 भी आपको जो सूची फर्स्ट को सेकंड से, एक तरफ औद्योगिक स्थान है, दूसरी तरफ नगर है। तो आपको बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं हम जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है किसे कहा जाता है, तो आपको किसे कहा जाता है, तो रायबरेली को कहा जाता है। ट्रांसफार्म जो फैक्ट्री है उसे झांसी को कहा जाता है। कृत्रिम अंग जो निर्माण निधि जो निगम है उसे किसे कहा जाता है, कानपुर को। और उर्वरक कारखाना आपका फूलपुर हो जाता है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तो ये तो आपकी गलती हो जाते हैं और ये दोनों सही हैं। आप देख लें तीसरे को, तो तीसरे का पहला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बात करें 97 क्वेश्चन। 97 में आपका उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर है, तो परीक्षा बांध किस नदी पर हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है आपका बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा 97 का। 98 की बात करें, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो कौन सी नदी पर है जो आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है उत्तर प्रदेश के अंदर, किस नदी पर है, तो आपकी हो जाएगी बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा इसका। आगे बात करें हम 99 क्वेश्चन की। 99 क्वेश्चन आपका कि आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में जो उद्धत मतलब सबसे अधिक उत्पादन मानी जाती है, कहाँ पर मानी जाती है, जो लंगड़ा प्रजाति है आपकी, तो कहाँ पर मानी जाती है आपकी, तो ये जो है आपकी वाराणसी के अंदर मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कुछ आम की प्रजातियाँ हैं जो प्रचलित हैं, कहाँ कहाँ पर प्रचलित हैं, जैसे कि आम की दशहरी हो जाती है, यह आपकी लखनऊ और मालियाबाद में हो जाती है। चौसा कहाँ पर है आपकी, हरदोई सहारनपुर में। और अल्फांसो कहाँ पर है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। केसर कहाँ पर है, केसर कहाँ पर है आपकी, जूनागढ़ में। और बादामी आम कर्नाटक में। बम्बे ग्रीन पंजाब में हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट वेराइटी हो जाती हैं। आगे बात करें 100 क्वेश्चन, तो उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है, तो जिसमें पाली क्लिनिक जो नहीं खुला है वो कौन सा आपका जनपद या जिला है, तो यहाँ पर आंसर बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, झांसी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें जो आपका पाली क्लिनिक नहीं है, तो इसका जो है लखनऊ में भी है आपका, मुजफ्फरनगर में भी, गोरखपुर में भी है। कौन आपका पालिनिक जो जानवरों का हॉस्पिटल है वो यहाँ पर अवस्थित है, लेकिन झांसी में नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमने आपको इस प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। और आपके कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही गए हैं और कितने आपके गलत गए हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपका कितना स्कोर रहा आप उसे भी कमेंट में बताएं। और ये वीडियो आपको, अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे लग रहे हों तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते रहें और अपने दोस्तों को इसे शेयर भी ज़रूर करते रहें। और जो हमारे चैनल पर नए आए हों और तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि यहाँ पर जो है हम आपको डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे यहाँ पर। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एग्ज़ाम में इतने बेनिफिट होंगे कि आपको यहाँ से देखने को सीधे सीधे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो फिर इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाले प्रैक्टिस नंबर 4 में। तो फिर